हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप जाहिर बात है आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस होंगे एएफएम सब्जेक्ट से रिलेटेड या ओवरऑल जेएआईबी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जिन्हें ढूंढते हुए, जिनके जवाब खोजते हुए आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। सो मैं सीए नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं कोशिश करूंगी आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को क्लियर करने की। साथ ही हम कुछ मिथ को डीबंक करेंगे, कुछ मिथ्स जो जुड़ी हुई हैं कि ये तो ऐसा ही होता है या इसमें ऐसा ही होना चाहिए। उन सभी सवालों को आज हम सॉल्व करेंगे, उन सभी मिथ्स को आज इरेज किया जाएगा। सो अगर आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रही है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। एंड इनफैक्ट कहीं पर भी अगर आप किसी भी चीज से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, सो यू नीड नॉट वरी। स्लाइड के एंड में एक कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको दिखाया जाएगा। आप वहां पर हमसे रीच आउट कर सकते हैं एंड वी ऑलवेज हैव द कमेंट सेक्शन। हमारी टीम वहां पर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगी। कहीं भी अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी अनएड्रेस रहेगा, सो हम उसे बिल्कुल मेक श्योर करेंगे कि वो एड्रेस हो जाए। सो अब एएफएम से जुड़े हुए आपके क्या क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके एफएक्यूज, जो एएफएम से रिलेटेड आपकी दुविधाएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। इससे पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सीए नेहा बंसल, गाइडली में मैं आपकी एक मेंटोर हूँ जो आपको एएफएम सब्जेक्ट पढ़ाती है। एंड डेली बेसिस पर अगर आपने देखा होगा तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। गाइडली के यूट्यूब चैनल पर पूरा एएफएम जो कि है वो डिस्कस किया जा रहा है, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल मैनर में। कहीं भी अगर आपको किसी भी सहायता की जरूरत हो, सो मेक श्योर यू रीच आउट। राइट, तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो क्या है कि मैम एएफएम होता क्या है। मान लीजिए आप इस कोर्स में नए हैं, आपको इसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, नो वरीज। हर किसी के लिए हर चीज पहली बार कभी ना कभी होती है। तो हो सकता है जेएआईआईबी आपके लिए पहली बार हो सकता है एएफएम आपके लिए पहली बार हो। सो अब एएफएम होता क्या है, तो आइए देखते हैं एएफएम है क्या। पहला तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ये एक तो आपके अकाउंट से रिलेटेड है, प्लस आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, यानी कि आप अपने बिजनेस के तौर पर अगर देखें तो कैसे आप एक बिजनेस के फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे, राइट। एंड रही बात अकाउंट्स की, तो ये जो आपके खाता बुक्स होती हैं उनकी बात हो रही है। मुनीम जी जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती हैं, ये उसे कहा जाता है। सो इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जेएआईआईबी में हम एएफएम को किस तरीके से पढ़ते हैं, इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं, इसका क्या क्या स्कोप है, इसमें हमें क्या क्या चीजों को कंसिडर करना होगा, ये सारी क्वेरीज आपकी हो सकती है। अगर आप इस कोर्स में नए हैं तो ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि इसमें मुझे पढ़ना क्या है। या इस क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जा सकता है कि एएफएम पढ़ने के लिए आपको किस बैकग्राउंड की जरूरत है, आपका बेस कैसा होना चाहिए, सो दैट आप एएफएम पढ़ पाए, राइट। सो देखिए, एएफएम है तो अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टेक्निकली ये आपका कॉमर्स बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स आपकी जो सिलेबस है उसने इसे इतना इजी मैनर में प्रेजेंट किया है कि अगर आप ये बैकग्राउंड होल्ड नहीं भी करते, स्टिल आपके पास एक स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया जाता है। आपकी जो बुक्स हैं उनमें ही अकाउंट्स की एबीसी ही दी हुई है। अगर आपने कभी भी कॉमर्स बैकग्राउंड में अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, आप किसी और बैकग्राउंड से आते हैं, still you can have a look into the AFM subject. सो यहाँ पर जो ABC ऑफ अकाउंट्स है, इसमें आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली सभी कुछ बताया जाएगा एंड बहुत ही इजी मैनर में भी इसे प्रेजेंट किया जा सकता है। एंड उसके लिए आपको और कहीं नहीं जाना है, गाइडली इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को देखा है और अगर उसे सब्सक्राइब किया है, सो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी एएफएम के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। सो एएफएम, व्हाट इज एएफएम ऑल अबाउट? अगर आप इस चैनल में जरा डिगिट करेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा आ जाएगा कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे। रूल 72 हो गया, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, आपके रेशियो एनालिसिस हो गए, राइट। फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इस तरह की सभी टेक्निकल टर्म्स, सारी डेफिनेशन वाली चीजें आपको शॉर्ट क्लिप्स में मिल जाएंगी। रही बात सब्जेक्टिव वीडियोस की, फुल लेंथ वीडियोस भी हमारे चैनल पे मौजूद है। नॉट ओनली एएफएम स्टूडेंट्स, अगर आपने गाइडली के यूट्यूब चैनल को थोड़ा बारीकी से देखा है, तो आप देख पाएंगे कि सारे चारों सब्जेक्ट्स के आपको कंटेंट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट जो भी हमारे यहाँ पर वीडियो कंटेंट्स होते हैं, उसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए जाते हैं। सो व्हाट इज एएफएम ऑल अबाउट इज नो मोर अ क्वेश्चन फॉर यू।
राइट। सो एएफएम में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका एक और नॉलेज आपको दे सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का दूसरा सवाल ये भी आता है कि मॉड्यूल वाइज बाइफरकेशन क्या है इस सब्जेक्ट का। मॉड्यूल वाइज बाइफरकेशन यानी कि आपका एएफएम का जो इंडेक्स है वो किस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो कितने पार्ट्स में आपका एएफएम है, हर इनफैक्ट हर डिफरेंट मॉड्यूल का क्या क्या रिलेशन है और क्या क्या स्कोप है, तो वो है ये देखिए। ये है 4 मॉड्यूल से बटा हुआ, मॉड्यूल A B C D, राइट। ए बी सी डी, हर मॉड्यूल के अलग अलग कंटेंट्स हैं। मॉड्यूल ए है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, यानी कि एबीसी ऑफ अकाउंट्स। अगर आपका कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मॉड्यूल ए पढ़ के ही उसे क्लियरली आप उसे समझ पाएंगे। फिर आते हैं मॉड्यूल बी पर। मॉड्यूल बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। एंड इनके नामों पर मत जाइएगा, ये जितना टेक्निकल साउंड कर रहे हैं, इनके जो कंटेंट्स हैं वो उतने ही बेसिक हैं, उतने ही ग्राउंड लेवल हैं। सो जो मॉड्यूल ए में आपने सीखा होगा द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बस आपको उसे इम्प्लाई करना है मॉड्यूल बी में। और मॉड्यूल बी भी हो गया। बात आती है मॉड्यूल सी की, वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये आपका मॉड्यूल सी में है, राइट। इसका स्पेसिफिकली मॉड्यूल ए और बी से डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट अब हम आगे इसका भी एक मिथ है जिसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर इस मॉड्यूल से जरा डर लगता है, तो ये थोड़ा खुफिया मॉड्यूल है, राइट। फिर आते हैं मॉड्यूल डी पर। मॉड्यूल डी इज ऑल अबाउट टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग। ये बिल्कुल ही इन तीनों मॉड्यूल से अलग है, विचित्र है, एंड इनफैक्ट आई शुड से द मोस्ट इजी मॉड्यूल है, राइट। तो ये था आपका मॉड्यूल वाइज बाइफरकेशन। तो अब तक हमने देख लिया क्या है, व्हाट इज एएफएम, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके अकाउंट्स के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का जो भी आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट है वो आपको इस सब्जेक्ट में कवर करने को मिल जाएगा। अब देखिए मॉड्यूल वाइज बाइफरकेशन में ही अगर हमें देखना हो कौन सा मॉड्यूल कितना लेंदी है, सो मॉड्यूल ए में पढ़ेंगे कुछ 11 चैप्टर्स, मॉड्यूल बी में आएंगे 7 चैप्टर्स, एंड दोज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉड्यूल ए ओनली। फिर मॉड्यूल सी में आते हैं 10 चैप्टर्स, एंड मॉड्यूल डी अगेन छोटा सा है, 7 चैप्टर्स केवल, ठीक है। सो आपका सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट नहीं है। कहीं भी अगर आपको ये दिक्कत है, ये डर है कि पता नहीं हम इसे कर पाएंगे या नहीं, सो प्लीज उस डर को साइड रख दीजिए, उस चिंता को बिल्कुल छोड़ दीजिए, गाइडली पे छोड़ दीजिए, नेहा मैम पे छोड़ दीजिए। आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं सॉल्व, राइट। बस आपको अपना टारगेट देखना चाहिए, आप जो भी एम कर रहे हैं आपको मेक श्योर करना है कि आप उसे टारगेट लेकर चलें और उसे सॉल्व करने के मोटिव से ही आगे बढ़ें, राइट। अब अगला क्वेश्चन, ये अक्सर हर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। इनफैक्ट आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि इसमें कौन सा मॉड्यूल सबसे हार्ड है, तो मैं उससे थोड़ा बच के रहूं, या फिर मैं उसको छोड़ के बाकी मॉड्यूल्स को कवर कर लूं, राइट। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस आप में से 90% लोगों का ये सवाल होगा और शायद आप इससे रिलेट कर पाएंगे। हार्डेस्ट मॉड्यूल दैट स्टूडेंट्स फाइंड टू स्टडी, व्हिच इज द हार्डेस्ट मॉड्यूल ऑफ एएफएम। अभी हमने देखा ए बी सी और डी। ए और बी तो रिलेटेड साउंड कर रहे थे, डी बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, सी वॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका जो पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा बोझ मॉड्यूल सी पर आता है। नंबर ऑफ चैप्टर्स शायद हमने देखे थे 11 आते हैं इसमें। तो अब जो हार्डेस्ट मॉड्यूल स्टूडेंट्स को लग रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द मॉड्यूल, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंसेप्चुअल स्टडीज जो इस मॉड्यूल में इन्वॉल्व हैं, उस वजह से मॉड्यूल सी से स्टूडेंट्स डरते हैं एंड वो उन्हें हार्डेस्ट मॉड्यूल लगती है। तो अब ये आंसर कितना सही है कि मॉड्यूल सी आपकी हार्डेस्ट मॉड्यूल है, इससे मैं कितना रिलेट करती हूँ पर्सनल लेवल पे। स्टूडेंट्स अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो एज अ ट्यूटर, एज अ मेंटोर, मेरे लिए हर मॉड्यूल पढ़ाना उतना ही इक्वल है, इक्विवेलेंट है, इतने ही एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन मॉड्यूल सी की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बाकी तीनों मॉड्यूल से थोड़ी हार्ड है। इसलिए इसी वजह से शायद स्टूडेंट्स को ये मॉड्यूल जरा हार्ड लगता है। दिस वन इज द हार्डेस्ट मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बट एज आई ऑलवेज से कि अगर कुछ बहुत हार्ड आपको लग रहा है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ बात है, जरूर उसका कुछ ना कुछ रेलेवेंस है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस वो होल्ड करता है। सो मॉड्यूल सी एक तो सबसे बड़ा है, 11 चैप्टर्स हैं उसमें। दूसरा उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे ज्यादा जो फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे वो भी इसी मॉड्यूल में मिलेंगे। लेकिन अब एक मजे की बात आपको बता दी जाए कि इस मॉड्यूल सी से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी बनते हैं।
अब अगर आप इसे हार्डेस्ट मॉड्यूल समझ के स्किप करने का सोच रहे हैं कि हम मॉड्यूल ए बी एंड डी में कवर कर लेंगे अपने टारगेट को, इफ यू एम फॉर 60 प्लस मार्क्स, तो स्टूडेंट्स मॉड्यूल सी से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा पास्ट के ट्रेंड्स दिखाते हैं। अगर आपने प्रीवियस एग्जामिनेशंस की एनालिसिस के कुछ वीडियोस देखे होंगे तो अगेन आप रिलेट कर पाएंगे कि जी बिल्कुल सही बात है, मॉड्यूल सी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उठ के आते हैं। मॉड्यूल सी भले ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, बट टेक्निकली वो इतना हार्ड नहीं है, 10 चैप्टर है इसमें, ठीक है। अब इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बता सकती हूँ। इनफैक्ट अगर आप इस चीज को अपने मन में बिठा चुके हैं, बसा चुके हैं कि मॉड्यूल सी इज द हार्डेस्ट, तो फिर किसी भी एक यूट्यूब वीडियो को उठाकर देख लीजिए मॉड्यूल सी की, एंड देखिएगा उसमें किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको वो तरीका समझ आ रहा है, अब देखिए 10 चैप्टर है, लेकिन मॉड्यूल सी को पढ़ाने में हमने जितना टाइम इन्वेस्ट किया है, दैट इक्वल्स टू कंपैरेटिवली कलेक्टिवली मॉड्यूल ए बी और डी, तीनों में मिला के जितने दिन हमने कवर किए थे उतना अकेला आपका मॉड्यूल सी में कवर किया जा रहा है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स मॉड्यूल सी में आने वाले हैं उसे कितनी बारीकी से बताया गया होगा। बिल्कुल स्लो पेस पर एज अ फ्रेशर एज अ स्टार्टर आपको उसकी सारी लर्निंग सारी अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, राइट। यस, हार्डेस्ट मॉड्यूल विच स्टूडेंट्स फाइंड इज नो डाउट मॉड्यूल सी, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है। जहां भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वहां सॉल्यूशन पहले से तैयार होता है, राइट। एंड इसे स्किप करने का ख्याल भी अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज उसे निकाल दीजिए। अगला क्वेश्चन, मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल। अब मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल से स्टूडेंट्स क्या पूछना चाह रहे हैं कि कौन से मॉड्यूल में सबसे कम एफर्ट्स लगा के हम मार्क्स बटोर सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है कि कौन से मॉड्यूल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जिस मॉड्यूल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है मॉड्यूल सी, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं वो होने वाला है मॉड्यूल डी। स्टूडेंट्स मॉड्यूल डी में ना, एक तो मॉड्यूल ए की पूरी आपको एप्लीकेशन देनी होगी। मॉड्यूल ए को जब आप अप्लाई करेंगे मॉड्यूल बी में तो उससे आपका मॉड्यूल ए का भी स्टडी हो जाएगा और मॉड्यूल बी ज्यादा स्कोरिंग भी बन जाएगी, प्लस आपके एफर्ट्स थोड़े आधे हो जाएंगे क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं जो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। मॉड्यूल बी इज मोर ऑफ अ सेल्फ असेसमेंट कि तुमने मॉड्यूल ए में क्या पढ़ा, कितनी बारीकी से पढ़ा, कितनी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आप होल्ड करते हैं, उस बेसिस पर आप मॉड्यूल बी को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। रही बात मॉड्यूल सी की, नो डाउट यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अब अगर आपका मॉड्यूल सी में फोर्टे बन जाता है, एक्सपर्टीज आ जाती है, आपके लिए मॉड्यूल सी हो जाएगा मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। आपके लिए हर मॉड्यूल मोस्ट स्कोरिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एफर्ट्स यू हैव पुट। अगर मैं कहूँ कि मॉड्यूल सी सबसे ज्यादा एफर्ट्स मांगता है, अगर आपने वो सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं तो आपके लिए मॉड्यूल सी बिकम्स द मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल। अनफॉर्चुनेटली अगर मॉड्यूल सी आप नहीं कोप अप कर पाए, या टाइम कम था, या आप नहीं समझ पाए, या आप नहीं पढ़ पाए, तो अगेन आपके लिए बन जाएगा मॉड्यूल बी द मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल। अब ये स्टूडेंट्स, ये एक तो एफएक्यूज है, प्लस ये आपके टेंटेटिव रिजल्ट्स, टेंटेटिव पेपर्स के बेसिस पर ये कंक्लूजन्स उठ के आते हैं। तो ये बिल्कुल भी फैक्चुअल वीडियो नहीं हो सकता है, यानी कि आप इस पर स्थिर नहीं हो सकते कि मॉड्यूल 20 सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। यू कैन नॉट बी एडमेंट ओवर दिस। ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है, केस टू केस डिपेंड करता है। कब एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो जाए, कब एग्जामिनर का मूड चेंज हो जाए, कब क्या सरप्राइज और शॉक आपको दिख जाए, यू नेवर नो। तो इस वजह से आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करना है जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है। आपके शायद कॉलीग्स या आपके पास फ्रेंड्स जो एग्जामिनेशन दे चुके हैं उन्होंने आपको ये इनपुट दे दिया होगा कि सबसे इजी तो ये है या सबसे हार्ड तो ये है, बट आपको उस चीज पर बिल्कुल भी स्टिक नहीं होना है। अगेन प्लीज इस बात को याद रखिएगा, ये सारी चीजें सिर्फ आपको भटकाने के लिए हो सकती हैं। अल्टीमेटली जो मैटर करेगा वो है आपके एफर्ट्स, एंड अगर आप ये कुछ गाइडलाइंस को ख्याल में रख के आगे बढ़ते हैं तो ये आपका हार्ड वर्क अलोंग विद स्मार्ट वर्क हो जाएगा, राइट। अब हमें देखना है, इफ प्रैक्टिकल नॉलेज इज नॉट सो पावरफुल देन व्हाट। ये क्वेश्चन आया था, इनफैक्ट एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है। द रीजन बीइंग मॉड्यूल सी। स्टूडेंट्स मॉड्यूल सी में सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज इतना अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे। अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थ्योरेटिकली अच्छा कर सकते हैं,
उनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं और वो थियोरी में स्कोर करना जानते हैं। एग्जामिनेशंस में आपको जो है क्वेश्चन वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आने वाले, जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं। मल्टीपल टाइम्स आपको केस स्टडीज पूछी जाती है। अब केस स्टडीज सॉल्व करने के लिए आपकी थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों मायने रखता है। थियोरी इसलिए क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं पाएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल इसलिए कि आपने क्वेश्चन समझ लिया, आप सॉल्यूशन कहाँ से लाएं। तो अगर आपका प्रैक्टिकल आपको लगता है थोड़ा कच्चा पक्का है, इतना पावरफुल नहीं है, तो इसका सोल्यूशन और कुछ नहीं बल्कि प्रैक्टिस। आपको ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आप गाइडली के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो आपको मिलेंगे मॉड्यूल वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस वीडियोस। इवन एमसीक्यूज की बहुत सारी वीडियोस लॉन्च कर दी गई हैं, एक बार जाके उनको देखिएगा। वहां पर आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चंस काफी कम दिखेंगे और केस स्टडी क्वेश्चंस काफी ज्यादा दिखेंगे, जो कि जेन्युइनली आपके एग्जामिनेशन के ही होंगे, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज इतना अच्छा नहीं है तो एक तो आपको कैलकुलेटर के साथ काफी फेमिलियर होना होगा। अक्सर होता क्या है, स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट पता है, थ्योरी वो जानते हैं, क्वेश्चन वो समझ चुके हैं, लेकिन कैलकुलेटर पर वो फ्लुएंट नहीं है, इस वजह से वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको इसे सॉल्व करना है 1.06 टू द पावर 20, सो काफी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर स्टक हो जाएंगे कि वो कैसे करेंगे। हो सकता है अगर एक एवरेज स्टूडेंट को इसे सॉल्व करने में 40 सेकेंड्स लगते हैं तो वो इसमें पूरे 1 मिनट या 1.5 मिनट ले लें, राइट। 90 सेकेंड्स ले लें तो यहाँ पर ये टाइम वेस्ट हो जाता है, ये लॉस ऑफ टाइम एग्जामिनेशन में जरूर इम्पैक्ट करेगा, करेक्ट। सो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको कैलकुलेटर्स के साथ फ्लुएंट होना होगा। एंड मॉड्यूल सी में आपको जो फॉर्मूलाज दिखेंगे वो थोड़े खतरनाक होंगे। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। तो बस उस डर को भगाने के लिए, उस डर से जीतने के लिए हमें अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को पावरफुल करना होगा। इसलिए ये सारे हथियारों का जो है उपयोग आपको करना होगा। ये जो इमोजी आपको दिख रहा है ये और कुछ नहीं बल्कि आपके डाउट से जुड़ा है। अब देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसी चीज है जहां पर स्टूडेंट्स वाजिब है स्टक होंगे। अब आपका अगर बैकग्राउंड वो नहीं है जो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, या फिर अगर आपका बैकग्राउंड भले ही कॉमर्स बैकग्राउंड था बट अब आप स्टक हो गए हैं इस क्वेश्चन में, तो क्या, तो आपको अपना डाउट अपने तक नहीं रखना है, जाहिर बात है उसे क्लियर करवाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो हमेशा आपको ये मेक श्योर करना है कि आप क्लासेस के दौरान अपने डाउट्स रेज करें और उन्हें क्लियर भी करवाएं। इनफैक्ट अगर क्लासेस में आप अपने डाउट्स नहीं पूछ पा रहे हैं या हो सकता है डाउट्स बाद में अराइज होते हैं, तो भी गाइडली का सपोर्ट ऑलरेडी आपके पास है। एक ईमेल एड्रेस आपको हर स्लाइड में दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन भी है। तरीके बहुत है, रास्ते बहुत है, बस आपको उस पर चलना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर टू इट, इफ थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट पावरफुल देन व्हाट। अब कोई स्टूडेंट्स है जिन्हें शायद इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है जिनकी, तो वो फेस करते हैं यहाँ पर दिक्कत कि उन्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ आ पाता है। प्रैक्टिकली वो सब जानते हैं, अगर हिंदी में आप उन्हें क्वेश्चन समझा देंगे वो सॉल्व भी कर देंगे, बट इन एग्जामिनेशंस ये दिक्कत आ जाती है। अगर उनकी इंग्लिश की फ्लुएंसी थोड़ी कम है या वो थियोरेटिकली इतने साउंड नहीं है, तब उन्हें क्या करना है। अगेन आपको ज्यादा से ज्यादा रीड करना होगा। देखिए प्रैक्टिस का कभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, इसका आप कोई शॉर्टकट नहीं ला सकते। जो चीज आपको पढ़नी है ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आप कितने भी नोट्स देख लें, आप कितने भी वीडियोस देख लें, जो एफर्ट आपके एंड से आने चाहिए वो आपके एंड से जब आएंगे तभी वो चीज हो पाएगी। सो यू मेक श्योर दैट यू हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स। ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको हेल्प आउट करेगा। अब रही बात थ्योरी और वर्सेस प्रैक्टिकल की, अब आपको ये समझ लेना है कि थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, इनमें कभी भी वर्सेस नहीं होगा। इनफैक्ट आपको ये दोनों ही साथ में पढ़ने हैं। किसी भी केस स्टडी में आपको ये दोनों का तड़का दिखने वाला है। एक चीज आती है और दूसरी नहीं आती तो अल्टीमेटली मार्क्स नहीं आएंगे। और अगर दोनों चीज थोड़ी थोड़ी आती है देन ऑल्सो नो यूज। तो दोनों चीजों को साउंड करने के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय प्रैक्टिस करने के, राइट। चलिए अब कुछ आखिरी में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एमसीक्यूज की टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस में क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने 100 क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको 100 के 100 आते होंगे? करेक्ट नहीं बोल रही, 100 के 100 समझ आएंगे और 100 के 100 आप टिक करने की पोजीशन में होंगे। क्या ये चीज
प्रैक्टिकली इतनी फीजिबल साउंड कर रही है? नो। तो एमसीक्यूज को टैकल करने के लिए हमें फॉलो करनी चाहिए कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकती हैं। अब एमसीक्यू है, पैटर्न तो चेंज होगा नहीं, चार ऑप्शंस आएंगे ए बी सी और डी, आंसर उनमें से ही एक होगा। सो जब भी एग्जामिनेशन का पेपर सेट किया जाता है तो वो बिगिनर लेवल, मीडियम लेवल और स्टैंडर्ड लेवल या हायर लेवल का भी क्वेश्चंस उसमें मिक्स एंड मर्ज किए जाते हैं। तो एमसीक्यूज को टैकल करने के लिए आपको पहले तो ये असेस बिल्कुल नहीं करना है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है और मुझे आता है। उसमें अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो वो आपका लॉस हो जाएगा। सो फर्स्ट है डू नॉट वेस्ट टाइम। डू नॉट वेस्ट टाइम। जैसे जैसे क्वेश्चन अपियर करते क्वेश्चन आता जा रहा है, आप मेक श्योर कीजिए अगर पढ़ने में टाइम जा रहा है तो आप उसका आंसर भी ढूंढ लें, उसे बाद के लिए ना ही छोड़े तो बेटर रहेगा। अब हर क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा एट अ गो, तो अब उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हमने एक बार में टिक नहीं किए, जो हमारे लिए डाउटफुल थे, नहीं आ रहे थे। अब मान लीजिए आपको तुक्के मारने, तो अगर आपको ब्लफ भी करना है तो यहाँ पर भी आप अपना लॉजिक यूज कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? इससे होगा क्या? सॉरी। हाँ, तो अब अगर आपको तुक्के भी मारने हैं तो आपको यूज करना है स्मार्ट वर्क। कैसे? देखिए अक्सर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन ए बी सी लिखा होता है अलग अलग, ऑप्शन डी में लिखा होता है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स बिल्कुल मैनिपुलेट हो जाते हैं और इसे टिक कर देते हैं, बट स्टूडेंट्स ये हर बार सही नहीं होता। ये कभी कभी एक झांसा भी हो सकता है, बिकॉज मल्टीपल टाइम स्टूडेंट्स को लगता है कि जो ऑल ऑफ द अबव है वही करेक्ट आंसर है। इनफैक्ट अगर आपने हमारे सेशंस अटेंड किए हैं उनमें हम डेली बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। उसमें सबसे पहली टिप जो है वो यही होती है कि प्लीज ऑल ऑफ द अबव को ब्लाइंडली टिक मत करें। आप ये मान के चलिए कि ऑप्शन डी है ही नहीं, ऑप्शन ए बी और सी है। अब सॉल्व कीजिए, स्टिल अगर आपको लगता है तीनों करेक्ट हैं देन यू कैन टेक ऑप्शन डी। तो अगेन ये एक ट्रिक हो गई है, राइट? उसके बाद एमसीक्यूज को आप कैसे टैकल करेंगे? अब अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड में होता क्या है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा और उससे जुड़े हुए पांच अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सीरीज में। अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया तो आप फटाफट चाहेंगे इनको टिक करना, बट नहीं स्टूडेंट्स। आपका जो क्वेश्चन होगा ना केस स्टडी में, उसकी जो डिटेल्स होंगी वो काफी माइन्यूट होंगी, वो इन पांचों क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। लेकिन अब अगर क्वेश्चन की लेंथ एक्सेसिवली बहुत बड़ी है तब आपको क्या करना होगा? तब मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये जो सब क्वेश्चंस है आप पहले इन्हें पढ़िए। मान लीजिए ये वाले एक लाइन के ही होंगे आपके सब क्वेश्चंस, पांच अलग अलग क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, जिनमें क्या एक एक चीज पूछी जा रही है। कहीं पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कहीं पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेशियो। तो अब आपको अंदाजा आ चुका है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्वेश्चन में अब आपको क्या ढूंढना है जो आपको ये सब ढूंढने में हेल्प करे। तो अब आपका क्वेश्चन पढ़ने का जो तरीका है, जो नजरिया है, वो चेंज हो जाएगा। इस वजह से बड़ा क्वेश्चन, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सो आप पहले सब क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और फिर आइए मेन क्वेश्चन पे, सो दैट आप ये डील कर पाए कि कैसे हमें उसे पढ़ना है, हमें उसमें से क्या क्या ढूंढ कर निकालना है। सो ये वाली जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये कभी कभार आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो जाती हैं। बाकी अल्टीमेटली जो काम आने वाली चीज है वो है आपकी नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड मेक श्योर यू सॉल्व मल्टीपल एमसीक्यूज। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट के लिए अपियर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे भी अगर आप कंटेंट ढूंढते हैं तो एमसीक्यू बेस्ड कंटेंट ढूंढिए। इससे होगा क्या, आपकी ग्रिप बनी रहेगी सब्जेक्ट पर, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको उस पे सोचना है, और पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम डिवोट करना है। कभी कभार होता क्या है कि बड़े वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स टाइम का अंदाजा भूल जाते हैं और वो इस चक्कर में उसे पढ़ते रहते हैं कि ये तो हम सॉल्व कर ही देंगे। आखिर एक बड़े क्वेश्चन के बाद पांच छोटे क्वेश्चन है, सो मैटर करते हैं पांच क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो, लेकिन उसमें वो ये भूल जाते हैं कि हमारा पूरा पेपर अभी बाकी है। तो इन जो बड़े लेंथी वाले क्वेश्चंस होते हैं
अगेन इसमें मेरा ये सजेशन होता है कि प्लीज इन्हें आप बाद के लिए छोड़िए। पहले आप जो सिंगल क्वेश्चंस हैं 1 मार्क ईच वाले उस तरह के क्वेश्चंस को अपेयर कीजिए, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट काफी सक्सेसफुली हो पाएगा, एग्जीक्यूट करें। एंड फिर जब आप बड़े क्वेश्चंस पे आते हैं देन अगेन यू हैव टू यूज अनदर टिप कि आप वो छोटे क्वेश्चंस पढ़ लें उनके एंड फिर क्वेश्चन को रीड कीजिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर टाइम का पूरा खेल है, एक एक सेकंड मायने रखता है। कैलकुलेटर्स पर आपकी फ्लुएंसी बहुत मैटर करेगी। सो मेक श्योर आप कैलकुलेटर्स अपनी डेली प्रैक्टिस सेशंस में भी यूज करें। अगर आप हमारे यूट्यूब सेशंस पर भी लाइव बनते हैं, लाइव देखते हैं, देन अगेन मॉड्यूल सी का जब भी कोई डिस्कशन होगा उसकी शुरुआत में ही मैं आपको कहूंगी कि मेक श्योर आप अपने कैलकुलेटर्स के साथ बैठे हैं, क्योंकि कैलकुलेटर्स पर अभी आप जितना फ्लुएंट हो पाएंगे ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है, उतना ही टाइम आपका एग्जामिनेशन में बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये थी मेरे एंड से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। मेक श्योर आप अपने बाकी के क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में एड्रेस करें सो दैट हम उन्हें भी आंसर करें अगले वीडियो में। ऑलराइट, इसी के साथ अब मैं इस सेशन को इस नोट पर एंड करूंगी कि यस यू ऑल कैन डू इट। आपका टारगेट चाहे जो भी हो 60 प्लस 70 प्लस आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं, ऐसी हमारी इच्छा अपेक्षा उम्मीद है, राइट? सो योर ब्रेन जस्ट गॉट एन अपग्रेड courtesy ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है सो मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ बेनिफिशियल इनपुट ड्रॉ किया होगा, कुछ ना कुछ अच्छी सीख आपको शायद इससे मिली होगी। शायद कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में ये एक चीज आपको हेल्प कर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखें, अपने कॉलीग्स को भी बोले कि वो जो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इनमें ना फंसे, इनके सॉल्यूशंस यहाँ पर देख लें। जो भी एएफएम से जुड़ी हुई मिथ्स हैं आप उन्हें भी डिस्पर्स कर दें, राइट? सो ये है हमारा जैप का सुपर प्लान, ये था आपका आज का खास अनाउंसमेंट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आप अगर सेटिस्फाइड हैं कंटेंट डिलीवरी से, हमारे क्या क्या टिप्स हैं, हमारे क्या मीन्स ऑफ एजुकेशन है, सो मेक श्योर यू एनरोल इन दिस प्लान। एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल या आप इसकी कोई इंक्वायरी जानना चाहते हैं तो अगेन आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है यहाँ पर। मेक श्योर आप यहाँ पर रीच आउट कर लें, हमारी टीम रेडिली अवेलेबल है। एंड इसके अलावा मेक श्योर आप टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स पर भी हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब, ज्वाइन, लाइक जो भी है वो कर दीजिए सो दैट आप कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस आउट ना करें, जैसे कि ये वीडियो। ये जो एएफएम के एफएक्यूज थे ये आपके हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं और सब सब्जेक्ट के सारी फैकल्टीज ने इन्हें ऑलरेडी आंसर कर दिया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराना नहीं है, स्टक फील नहीं करना है, गाइडली इज ऑलवेज हियर। एंड रही बात एएफएम की, सो नेहा मैम इज ऑलवेज हियर। बेझिझक आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो अब मैं इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करती हूँ विद ऑल द बेस्ट विशेस। सो गुड बाय, गुड लक, थैंक यू, सी यू, नेहा बंसल साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे, प्रिपेयर वेल।